So we are seeing the important crop of this citrus group, that is sweet orange. It is the second largest citrus fruit in cultivation, and it is commercially grown in Andhra Pradesh, so Anantapur, Chudappa, then Nalagonda, then Mehboob Nagar, Chittor, then Maharashtra. Okay. महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, अहमदनगर, पुणे, नासिक, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान, तो ये सभी एरिया ऑरेंज के लिए पॉपुलर है। तो स्वीट ऑरेंज इसको हम क्या बोलते हैं, मौसम्बी। मौसम्बी एक कॉमन है और कॉमन उसका वैरायटी का नाम भी मौसम्बी है, जो भी महाराष्ट्र और पूरे साउथ इंडिया में भी बहुत ही पॉपुलर है, नॉर्थ इंडिया में भी। तो ये जिसको हम टाइट स्किन वाला ऑरेंज बोलते हैं, और ये बहुत ही स्वीट होता है। तो इसके बहुत सारे कल्टीवेटर है, जैसे कि ब्लड रेड इन हरियाणा, तो हर एक जोन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से अलग है। पंजाब में इसका वैरायटी है, जैसे कि जफा, हिमेलिन, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल एक्सोटिक वैरायटी है। सो मौसम्बी महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में ये सातगुड़ी, ये बहुत ही पॉपुलर है। तो मौसम्बी महाराष्ट्र, कर्नाटक और नॉर्थ में मुझे पता नहीं उतना मौसम्बी के बारे में, पर कुछ अलग ये वैरायटी है। ठीक है। तो दूसरा, कमिंग टू प्रोपगेशन। सो बाय प्रोपगेशन विद हेल्प ऑफ बडिंग मेथड है। तो बडिंग यहाँ पे टी बडिंग होता है, पैच बडिंग होता है। तो टी बडिंग और पैच बडिंग के बारे में मैंने बता दिया है। तो टी बडिंग और पैच बडिंग के लिए क्या किया जाता है, पहले तो रूट स्टॉक रेज किया जाता है। अगर आपका रूट स्टॉक 1 साल का हो गया तो उसमें टी जैसा मार्किंग किया जाता है, एक वर्टिकल कट और एक हॉरिजॉन्टल कट ऊपर वाला। तो ऐसे लेकर फ्लिप ऑफ बार्क हम दोनों साइड से ओपन करते हैं, और दूसरा साइन दिया जाता है जिसमें कि जो बड़ा एक्टिव बड हो जो कि अच्छे से ब्रांच डेवलप कर ले, तो ऐसा साइन सिलेक्ट किया जाता है। उसका अलॉन्ग विथ बार्क पोर्शन रिमूव किया जाता है। तो राउंड आकार का बार्क रिमूव किया जाता है, या उसको शील्ड भी बोलते हैं हम। तो इस तरह से ये होता है, जिसको हम शील्ड बडिंग या टी बडिंग बोलते हैं। तो ये किया जाता है जो जनवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर। पैच बडिंग भी उसी तरह से है। पैच बडिंग में पैच के आकार का बड तैयार किया जाता है, और उसको हम रूट स्टॉक पे करेक्टली फिक्स करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये किया जाता है। दूसरा इसमें है जट्टी कट्टी है, एक जो रूट स्टॉक है, इसको सीट्रस जम्बेरी इंटू करना खट्टा, तो ये जट्टी कट्टी है। दूसरा है सीट्रस करना, तो ये पॉपुलर रूट स्टॉक है फॉर ब्लड रेड इन पंजाब। दूसरा रंगपुर लाइम है, पॉपुलर रूट स्टॉक फॉर मैंड्रिन्स एज वेल एज स्वीट ऑरेंज। तो ये रंगपुर लाइम बहुत ही कॉमन रूट स्टॉक है जो कि यूज होता है प्रोपगेशन में। तो कमिंग टू लैंड प्रिपरेशन, यहाँ पे पिट्स तैयार किया जाता है 60 सेंटीमीटर क्यूब का। तो यहाँ पे ऊपर वाला सॉइल सेपरेट किया जाता है। ऊपर वाले सॉइल में FYM, कार्बोफ्यूरॉन। So planting will be done normally at the onset of monsoon with 6 into 6 meters spacing between plant to plant and row to row. Coming to manuring, so यहाँ पे फर्टिलाइजर डोज जैसे कि दिया जाता है 550 ग्राम, 370 ग्राम, 550 ग्राम NPK पर प्लांट पर ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। यहाँ पे ग्रेडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से 10 ईयर तक डोज बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट ईयर में 1/10 डोज रहेगा, सेकंड ईयर में 2/10, थर्ड ईयर में 3/10। तो यहाँ से इस तरह से 10 साल के प्लांट को पूरा डोज आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ग्रेडेड डोज यहाँ पे दिया जाता है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन रिंग किया जाता है कैनोपी के इनसाइड। तो कैनोपी के इनसाइड रिंग किया जाता है, वो 32 से 40 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, just below the canopy of tree, 1 to 2 meter away from the tree trunk. As the sweet orange show the deficiency symptoms of many micronutrients. So यहाँ पे micronutrient भी उस टाइम पे हम
ऐड कर सकते हैं या फिर फोलियर स्प्रे दे सकते हैं, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आपने जो भी कुछ ये किया है, क्या जो फर्टिलाइजर देने के लिए बेसिन किया है, तो उसमें ये फर्टिलाइजर आप डालिए, जो भी कुछ आपके फर्टिलाइजर है एनपीके, और उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डालिए और वो ये कीजिए। तो इस तरह से आपका मेजर न्यूट्रिएंट्स का, मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट फिनिश हो गया। तो इसको दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी आ सकती है, तो उसके लिए जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बोरिक एसिड, देन सॉल्टेड लाइम, यूरिया। तो ये क्या करते हैं, अप्लाइड इन 450 लीटर ऑफ वाटर एंड 204 स्प्रे एक साल में दिए जाते हैं, जो कि कुछ नया फ्लैश आया हुआ है उस पर, फुली ग्रोन लीव होते हैं उस पर ये दिए जाते हैं। सो ट्रू स्प्रे मिनिमम ड्यूरिंग न्यू फ्लश इज रिकमेंडेड। तो जो नई फ्लश होती है उस पर 2 स्प्रे दिए जाते हैं, फर्स्ट स्प्रे ऑन न्यू फ्लश एंड सेकंड ऑन द लीव्स ऑन न्यू फ्लश व्हेन इट इज फुल्ली मैच्योर्ड और फुल्ली एक्सपांड। तो इस तरह से आपको मैन्योरिंग दिया जाता है। कमिंग टू इरिगेशन, irrigation depending upon soil as well as weather condition. So irrigation should be regular during fruit development. So water should never come in directly contact with the tree trunk. Otherwise उसको क्या फंगल डिसीज डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या करना है आपको, जो फर्टिलाइजर का रिंग किया है तो उसमें से आप उसको ब्रॉड कीजिए, जैसे कि कोई ये होता है ट्रेंच होता है, उस तरह से राउंड ट्रेंच कीजिए और उसमें आप दे सकते हैं। सो फॉर दिस सीजन डबल रिंग और चेक बंड इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस क्रॉप। सो प्रेजेंटली ड्रिप इरिगेशन भी आप दे सकते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड हो सकता है अभी। तो पर ट्रंक को आपका वाटर टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको फंगल डिसऑर्डर, जिसकी रूट रॉट हो, फुट रॉट हो, इस तरह से कोई इन्फेक्शन आ जाएगा और आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। तो स्टॉपिंग इरिगेशन 1 to 2 मंथ प्रायर टू फ्लावरिंग। सो जहाँ पे जब फ्लावरिंग आपका कौन सा भी बाहर का क्रॉप आप ले रहे हैं, जैसे कि मृग बहार हो, अंबिया बहार हो या हस्त बहार हो, तो ये 3 सीजन में हर एक डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स अलग अलग सीजन में आपको फ्लावरिंग देते हैं। तो जो भी कुछ इसमें बाहर है, तो उस बाहर से 2 महीने पहले उसको रेस्ट देनी है या स्ट्रेस देना है। जो पानी का स्ट्रेस हो सकता है, मतलब पानी उसका ब्रेक करना है, पानी उसको जरा भी नहीं देना है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो अपने आप में कार्बोहाइड्रेट का एक्युमुलेशन कर पाएगा, अपना हार्मोनल लेवल सही करता है, सीएन रेशो मेंटेन कर पाता है। दूसरा मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो बैलेंस होता है वो भी अच्छे से कर पाता है। और मतलब उसमें एक ऐसा जो वेजिटेटिव फेज उसका ज्यादा हो गया है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सो जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है, जिब्रेलिन्स का लेवल कम हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए वो स्ट्रेस देना जरूरी है। या तो वो स्ट्रेस आपको नेचुरली मिल जाता है, अगर नेचुरली अवेलेबल नहीं है और आप फोर्सफुली क्रॉप लेना चाहते हैं, तो आपको आर्टिफिशियली स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो उसका पानी स्टॉप करना पड़ेगा। पर बारिश के सीजन में आप कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते, जो कि कुछ बारिश का सीजन है उसमें ऐसे आपको वो ये क्रॉप आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंटरकल्चर ड्यूरिंग द प्री बेयरिंग स्टेज ऑफ द प्लांट, vegetables like solanaceous crops can be taken in the interspaces of this plantation. So 6 by 6 पे मीटर पे आपने ये संतरे का नहीं, मौसम्बी का अगर पेड़ लगाए तो उसके बीच में आप इंटरक्रॉप करके वेजिटेबल क्रॉप, सोलेनेसियस क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। सो केयर नॉट टू वाटर लॉग। सो वाटर लॉगिंग वहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्लांट के ट्रंक पे भी वाटर आपको नहीं होना चाहिए। लेग्युमिनस क्रॉप आल्सो आप बेस्ट एज ए इंटरक्रॉप यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, भी लिया जा सकता है। ये क्या करता है, इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज नाइट्रोजन का ये भी करता है। ठीक है, तो ये भी स्वीट ऑरेंज का यील्ड इंप्रूव करता है, तो सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा रहता है और आपको क्रॉप भी अच्छा मिल जाता है। सो कुकुरबिट्स आल्सो यू कैन टेक एज इंटर क्रॉप। वीड मैनेजमेंट यहाँ पे है, जिसकी वीड आते हैं प्री इमरजेंस वर्बिसाइड, जैसे कि डायूरॉन है 3 kg पर हेक्टर, ट्वाइस एट 120 डेज इंटरवल। अदर वीडिसाइड सच एज सिमेजॉन, एट्रेजिन है, ब्रोमासिल है, 2,4-D है, ये सभी आप ले सकते हैं। दूसरा ट्रेनिंग प्रूनिंग है,
सो यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग प्रूनिंग आपको नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कन्वेंशनल ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटिंग है, तो कोई रेगुलर प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे। फिर जो भी कुछ इनिशियल ईयर में आपने अगर बडेड प्लांट लगाया है तो उसको 1 मीटर हाइट से नीचे थोड़ा सा काट दीजिए। सो प्लांट शुड बी ट्रेन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। तो क्या करते हैं, 3 साल में उसका हाइट लगभग 1 मीटर तक बढ़ जाता है। तो 1 मीटर बढ़ने के बाद उसको एक 70-80 सेंटीमीटर पे आप डिकैपिटेशन कीजिए, हेडिंग बैक कीजिए, या उसका जो स्टेम काट दीजिए। तो ये काटने के बाद क्या होगा, उसको साइड शूट्स आने लगेगा जहाँ पे आपने काटा है उसके नीचे से, और वो साइड ब्रांचेस को आप मेंटेन कीजिए इस तरह से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। जैसे कि मैंगो में इस तरह से यहाँ पे भी जैसे क्रॉप, जैसे कि मैंगो का क्रॉप होता है वैसे ये क्रॉप है, पर मैंगो ट्रॉपिकल वाला क्रॉप है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में का क्रॉप, मेजर क्रॉप है, बट दोनों ही ट्री स्पेसीज है। तो इसी तरह से इसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग किया जाएगा। तो इसके हिसाब से कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं किया जाएगा, पर जो भी कुछ डेड डिसीज, अनवांटेड क्रिस क्रॉस ब्रांचेस है, जहाँ पे बहुत डेंस ब्रांचेस है, जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस को प्रॉब्लम आ रहा है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऐसी ब्रांचेस को आपको हमेशा रिमूव करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सो स्वीट ऑरेंज टेक 9 to 12 मंथ फ्रॉम मैच्योरिटी। सो यहाँ पे जो फ्लावर है उसका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद 9 to 12 मंथ में उसको मैच्योरिटी आ जाता है। तो यहाँ पे नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, मतलब क्या, ये पेड़ पर ये नहीं, मतलब पूरा जो 90% मैच्योरिटी पे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार ये हार्वेस्ट करने के बाद उसका रेट ऑफ इथिलीन प्रोडक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, ये इंक्रीज नहीं होगा, ये स्टेडी रहता है। इनके सब क्लाइमेटिक फ्रूट ये बढ़ता जाता है। तो इस तरह से डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, बी हार्वेस्टेड ओनली आफ्टर फुल मैच्योरिटी ऑफ द फ्रूट। तो यहाँ पे एक बार आपने हार्वेस्ट किया तो वो फिर से राइपनिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट नहीं होगा, ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। सो हार्वेस्टिंग सीजन आर दिसंबर फरवरी नॉर्थ इंडिया। तो दिसंबर फरवरी में आपको एक क्रॉप मिल जाता है। दूसरा अक्टूबर मार्च इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पे फ्लावरिंग आपको होता है नवंबर टू जनवरी, जिसको हम अंबिया बहार बोलते हैं। जिस टाइम पे मैंगो को फ्लावरिंग आ जाता है उसको अंबिया बहार हम बोलते हैं। तो ये बहार इसमें लिया जाता है। दूसरा मार्च में या जून तक, जिसको हम मृग बहार बोलते हैं, मृग सीजन में इसको मृग बहार भी इसमें आ जाता है। तो ये बहार भी लिया जा सकता है। तो मृग बहार लेना इजी होता है, जैसे कि अप्रैल मई में वाटर स्कैरसिटी रहती है, समर सीजन रहता है, तो आप नेचुरली उसका पानी ब्रेक कर सकते हो, या पानी आर्टिफिशियल ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली पानी रहता नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना है प्लांट को। तो ये बाहर लिए जाते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। So yield varies from 500 to 2000 fruits per tree depending upon the variety, agroclimatic condition of the as well as the age of the tree. So coming to post harvest operation, यहाँ पे तो पोस्ट हार्वेस्ट एंडिंग में कंसिस्ट ऑफ वॉशिंग कीजिए हार्वेस्ट के बाद फ्रूट्स का। यहाँ पे कुछ ड्राइंग होता है, स्टोरिंग होता है, ग्रेडिंग होगा, रैपिंग विथ टिश्यू पेपर, जहाँ पे जो आउटर उसका अपीयरेंस खराब ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में उस पर कुछ दाग वगैरह धब्बे नहीं लग जाए, चाहे कोई स्क्रैचिंग ना हो, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। पैकिंग इन कोरुगेटेड जो बॉक्सेस रहते हैं उसमें आप पैकिंग कीजिए, जैसे मैंगो भी किया जाता है। So fruits can be stored for 20 days at room temperature by dipping in 500 ppm of benzoate or 0.1% carbendazine या कार्बनडाइजिन या बाविस्टिन, जैसे कि फंजीसाइड है, उसमें आप ये करके अच्छे से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आपको कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा फ्रूट्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे कि माल्टा फ्रूट में दिया गया, यू कैन स्टोर माल्टा फ्रूट फॉर 2 to 3 मंथ। सो माल्टा एक वैरायटी है जैसे कि स्वीट ऑरेंज की, तो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक सातगुड़ी वैरायटी है, वो यू कैन स्टोर फॉर 4 मंथ एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और तीसरा मौसम्बी वैरायटी है, मौसम्बी को 3 महीने आप स्टोर कर सकते हैं
5 डिग्री सेंटीग्रेड 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ऐसे ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कम करके, ह्यूमिडिटी बढ़ाकर टेम्परेचर कम कर कर और उस पर कुछ फंजीसाइड आप यूज कर कर उसको स्टोरेज किया जा सकता है, कीपिंग क्वालिटी उसका बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कमिंग टू फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ पे फ्रूट ड्रॉप वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज रहता है, फ्रूट ड्रॉप रहता है। तो citrus fruit flowers drops fruits at different stages. So natural mean, तो फ्रूट ड्रॉप या फ्लावर ड्रॉप नेचुरल होता है, क्योंकि जो प्लांट में बैलेंस है, जो कि प्लांट में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट उसी पे प्लांट को अवेलेबल करके या उसी को यूज करके जो भी कुछ फ्लावर आ रहे हैं तो उसको फ्रूट डेवलपमेंट के काम में यूज करना है। तो अगर तो प्लांट नेचर में ही होता है, जितना कुछ उसका कैपेसिटी है, जिसने कुछ फ्रूट्स वो डेवलप करने की उसमें क्षमता है, उतना ही फ्रूट्स, उतना ही फ्लावर्स उसमें नेचुरली रह जाता है और बाकी का फ्लावर्स अपने आप ही ड्रॉप हो जाता है। ये तो एक नेचर में हो जाता है। और दूसरा भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर। अगर कोई बहुत बारिश का मौसम आ गया, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो ये आपके जो फूल है वो क्या सूख सकते हैं। तो उसमें स्टिग्मेटिक जो ये होता है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी उसका चला जा सकता है, उसका स्टिग्मेटिक लिक्विड रहता है, तो वो ड्राई हो सकता है, तो पॉलिनेशन में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे कुछ फैक्टर रहते हैं। इम्प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, आपने वाटर बहुत ही कम दिया फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे, तो फ्लावरिंग से पहले तो देना ही नहीं आपको, फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे आपने कम दिया तो वो मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से फ्रूट को ड्रॉप करने लगेगा। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपने कम न्यूट्रिशन दिया है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ ये फैक्टर रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, स्प्रेइंग ऑफ 10 ppm 2,4-D 2 मंथ बिफोर हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं। 2,4-D में ऑक्सिन्स रहता है, जो भी एक अच्छा हार्मोनल लेवल, एक एंडोजीनियस बाहर से हम हार्मोन प्रोवाइड करते हैं, तो प्लांट में ऑक्सिन्स का परसेंटेज बढ़ता है और आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रूट ड्रॉप में बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस। सो पेस्ट एंड डिसीजेस अगर है तो क्या कि डिसीज के लिए बोर्डो मिक्सचर, जो कि कुछ फंगल डिसऑर्डर है, 1% बोर्डो मिक्सचर आप अच्छे से वहाँ पे ये कीजिए, स्प्रे कीजिए, तो आपको उसमें कंट्रोल मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये जिसको हम संतरा बोलते हैं, और भी इसमें 2 क्रॉप है। तो मैं इमिडिएटली मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी ठीक है मैं स्टॉप करूंगा। ठीक है, इमिडिएटली आप कनेक्ट कीजिए। हेलो हेलो। यस सर, यस सर। यस सर, हाँ यस हाँ, सर। तो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, पर कोई ये नहीं है, बहुत इजी है ये, ओके सर, कोई नो ये प्रॉब्लम, वी कैन कंटिन्यू। बहुत ठीक है, अभी इमीडिएट कनेक्ट